Hi and Atma Namaste. Now we are talking about difference between Vedic astrology and Western astrology. So now we are talking about what is the difference between Vedic astrology and Western astrology. Vedic astrology और Western astrology में क्या डिफरेंस होता है, अब हम इस पे बात करेंगे और आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. सो फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस किस चीज़ों पे है, उनका ओरिजिन कहाँ से है, तो यहीं से बहुत डिफरेंस आ जाता है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा कि हमारे सारे वेदों में ज्ञात है, विदित है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने डेवलप की वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, महर्षि पराशर ने डेवलप की वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, और हमारे वेदों में ये कॉन्सेप्ट पहले से ही रिटन था, लिखा हुआ था. जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है. ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड थी, ये एक सिविलाइजेशन पे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे डिपेंड थी, और बहुत हद तक जो उनकी सिविलाइजेशन थी यानी उनके रहने खाने पीने का तरीका था, ये उस पे बेस था. उन्होंने धीरे धीरे इसको डेवलप किया और हमारे यहाँ ये पहले से ही वेदों में लिखा हुआ था. तो ये था ओरिजिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का. अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन में क्या डिफरेंसेस आता है. तो कैलकुलेशन में जो डिफरेंस आता है वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी नक्षत्र, हमारे प्लैनेट बैकग्राउंड पे काम करती है. मतलब जो हमारा बेस है वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, और हमारे जो जोडिक्स है, जो जोडियक्स हैं हमारे, वो जोडियक्स हैं हमारी राशियाँ जो हैं वो फिक्स होती है. लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मूवेबल जोडिक्स होते हैं और ये सन और अर्थ पे बेस होता है. मतलब यहाँ पे और प्लैनेट्स पे बेस ना करके ये सन पे मेन बेस करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को, और मून पे भी बेस करते हैं. तो ये सन और मून पे बेस करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को, और हम प्लैनेट्स पे बेस करते हैं. और जोडिक साइंस पे, जोडियक्स पे ज़्यादा बेस होता है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. अब प्लैनेट्स कितने होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे 9 प्लैनेट्स असर करते हैं, इफेक्ट्स देते हैं. जो 7 ग्रह माने गए हैं और 2 छाया ग्रह माने जाते हैं, शेडो प्लैनेट्स माने गए हैं. जो 7 ग्रह हैं वो है सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, और जो छाया ग्रह माने गए हैं, मतलब जो शैडो ग्रह हैं, वो है राहु और केतु, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हमारे ग्रह हैं. और हमारे 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु, जिनका हमारे जीवन पे प्रभाव रहता ही रहता है, और आज के समय में तो वो पे बहुत ज़्यादा रहता है. तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर लोगों को राय देते हैं कि आपका केतु या आपका राहु और केतु का डिफरेंस है. आपका राहु बहुत स्ट्रांग है, महादशा, इस तरह की चीज़ें उच्च में है, जिस वजह से प्रभाव रहेंगे आपके जीवन में. तो इन छाया ग्रहों के प्रभाव रहते हैं. और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और 27 नक्षत्र हैं हमारे उसमें, और 12 राशियां हैं, 12 साइंस हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में. अब यही बात अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की करें, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन प्लैनेट्स में इंक्लूड हो जाते हैं 3 अदर प्लैनेट, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जिसे हमारे यहाँ यम, अरुण, वरुण कहा गया है. अरुण, वरुण, यम कहा गया है. अब यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो को हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं ऐड किया गया? ठीक है, क्योंकि यही एक मेजर डिफरेंस भी है कि उन्होंने ऐड किया और हमने क्यों ऐड नहीं किया. उसके पीछे का जो शास्त्रों में ज्ञान था, क्योंकि अगर आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि ये ग्रह बहुत ही छोटे ग्रह हैं, ये ग्रह काफ़ी छोटे, अपने साइज़ में बहुत छोटे हैं, और जैसा कि आप लोग में बहुत सारे लोगों को ये पता होगा और एस्ट्रोनॉमी में बहुत क्लियर है कि ये ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसमें काफ़ी समय लगाते हैं, 248 साल से लगभग का समय लेते हैं उसके एक चक्कर को पूरा करने के लिए सूर्य का. और इसी वजह से एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगाने की वजह से, और हमारे यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो एज का रेशियो बनाया गया था, वो 120 ईयर का बनाया गया, यानी एक स्टैंडर्ड एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मानी गई थी वो 120 साल उस समय के लोगों के हिसाब से मानी गई थी. आज के टाइम पे डिफरेंस है, आज 80-90 ईयर एक एवरेज एज मानी जाती है, 60 से 80-90 के बीच की.
लेकिन उस समय 120 ईयर्स का एक एवरेज एज था एक पर्सन का, एक बंदे का। इस वजह से हमारे यहाँ ऐसे ग्रह को रखा गया जो इसके बीच में अपना चक्कर पूरा करते हैं और देखने और दृष्टि में आते हैं, मतलब दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हें देख सकते हैं। ऐसे ग्रहों को जो दृष्टित है, मतलब उन्हें देख सकते हैं, उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। इस वजह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उन ग्रहों का नहीं मेंशन किया गया, यानी उन 3 ग्रहों को छोड़ दिया गया, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। यही मेजर डिफरेंस है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और इसके बाद टाइम सिस्टम बहुत ज़्यादा भी मेजर आता है। टाइम सिस्टम में हम दशा पे काम करते हैं, हम यहाँ पे दशाओं पे, यानी हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशाओं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दशाओं से अपने प्लैनेट और को एनालाइज करते हैं। जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के बेस कर दिया गया, प्लैनेट्स के एडवांसेस, प्लैनेट्स के मूवमेंट पे बेस करा गया और हम दशाओं पे बेस करते हैं। इसी चीज़ों को विंशोत्तरी दशा सिस्टम भी कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब सोलर और लूनर सिस्टम काम करता है वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जैसा कि मैंने पहले बताया कि मूवमेंट पे, सन के मूवमेंट पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। और वैदिक सिस्टम में मून बेस्ड सिस्टम भी होता है, वहाँ पे मून बेस्ड सिस्टम है। और इसीलिए मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि गीता में चंद्र के प्रभावों को, चंद्रमा के प्रभावों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे सूर्य के प्रभाव को, सूर्य के मूवमेंट को, सन के मूवमेंट्स को समझाया गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, आप समझ सकते हो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस मानी गई है इन दोनों के कंपैरिजन में, और स्ट्रॉन्ग मानी गई है क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करते हैं और बहुत ही कॉन्क्रीट काम करते हैं। क्योंकि नक्षत्र और हमारे प्लैनेट दशाओं के हिसाब से हमारे चार्ट्स, हमारे 12 हाउसेस वर्क करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ ज़ोडिक पे डिपेंड हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। इस वजह से एक प्रूफ है ये चीज़ें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लिया गया इन सब वेस्टर्न चीज़ों को भी, और उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपने हिसाब से प्लैनेट्स को रख के एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया। तो कहीं ना कहीं जो बेस है वो मैं आज भी यही कहूँगा, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। इसीलिए हम सबको वैदिक एस्ट्रोलॉजी जरूर समझनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों के मिथ डाउट्स होते हैं कि मेरे को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें पसंद आती है, आसान लगती हैं, सरल लगती हैं। इन्हीं सब रीज़न की वजह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कल्चर आया। मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब है या वो करनी नहीं चाहिए, वो भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है। लेकिन अगर बेस और हमारे वैदिक रिचुअल्स को समझे, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को समझे, तो वो हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही क्लियरली बताती है, हमारे अपनी परंपराओं को, हमारे अपने कल्चर को बताती है। तो सबसे पहले हम इंडियंस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसीलिए प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे कल्चर को, हमारे वेदों को बताती है और हमें उन वेदों और उन कल्चर्स के हिसाब से ही चल के अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो होप आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्लियर में बात करने वाले हैं, आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।